वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये रेजोनेंट कॉलम टेस्ट है। ये ऑलरेडी आप लोग को बताया गया था कि आप लोग कुछ जो टेस्ट है वो आप लोग खुद से तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे सेंड करी थी कि एक रिफ्लेक्शन टेस्ट है, रिफ्रैक्शन टेस्ट है और रेजोनेंट कॉलम टेस्ट है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इसी में है एक रेजोनेंट कॉलम टेस्ट। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है और न्यूमेरिकल आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर उठाएंगे तो उसमें रेजोनेंट कॉलम टेस्ट का ही एक न्यूमेरिकल दी हुई है और इस पे थ्योरी भी आ सकता है, डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। बट डायग्राम में आप लोग को दोनों डायग्राम अगर बना पाओ तो ठीक है, नहीं याद हो पाया तो आप एक डायग्राम बना दो, उतना भी काफ़ी रहेगा, है ना। लिखने के लिए आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंट कॉलम टेस्ट। तो रेजोनेंट कॉलम टेस्ट क्या होता है, इसमें हम डायनेमिक सॉइल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं। तो डायनेमिक सॉइल प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो हो सकता है ना। एक आपका जैसे डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं, अब यहाँ पे राइट नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो डैम्पिंग रेशियो होगा, शियर मॉडुलस हो सकता है ना। पॉइजन्स रेशियो होता है ना। पॉइजन्स रेशियो आपका डायनेमिक कंडीशन में भी निकलता है और स्टैटिक कंडीशन में भी निकलता है। तो इसमें देखिए, द रेजोनेंट कॉलम टेस्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी टेस्ट। ये लेबोरेटरी टेस्ट है, लैब में टेस्ट किया जाता है ना। अब बहुत सारे कॉलेज में ये वाले टेस्ट जो है ना नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द NITs में जो होते हैं ना ये वाले होते हैं, NITs IITs में, है ना। कुछ बहुत ही हाई लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें भी होते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होता है तो, और इसको हैंडलिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है बहुत। और सॉफ्टवेयर पे भी वर्क, इसमें सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना होता है, सॉफ्टवेयर पे वर्क करना पड़ता है, फिर डाटा हमें मिलता है। उस डाटा को मैनिपुलेट करके फिर हमें जी निकालना होता है, डैम्पिंग रेशियो निकालना होता है, शियर मॉडुलस निकालना होता है। ओके, तो ये जो टेस्ट है वो लो स्ट्रेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को मेजर करने के लिए होता है। इट सब्जेक्ट्स सॉलिड और hollow cylindrical specimen to harmonic torsional or axial loading by an electromagnetic loading system as shown in figure, below figure दिया हुआ है। The loading system usually apply harmonic loads for which the frequency and amplitude can be controlled। यानी इसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो होता है ना उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं हार्मोनिक लोडिंग अप्लाई करके, है ना। बट रैंडम नॉइज लोडिंग जो और इम्पल्स लोडिंग जो होता है हैव आल्सो बीन यूज्ड होता है। इसमें रैंडम नॉइज लोडिंग भी होता है ना, और इम्पल्स लोडिंग होता है, वो रैंडमली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आप लोग को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए अब आप लोग खुद से कर लीजिएगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं समझाने के लिए, है ना। ये आपका बेस, यहाँ पे पोरस स्टोन होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर, एक ऐसे समझ लीजिए पोरस प्लेट जो होता है ना वो सर्कुलर पार्ट होता है, और उस सर्कुलर पार्ट में एक पेपर लगे होते हैं, वो पेपर में होल्स बने होते हैं छोटे से, है ना। उसमें देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जब आप एक्चुअल में देखोगे, है ना। यूट्यूब पे आप देख सकते हो, अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे रेजोनेंट कॉलम टेस्ट apparatus, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब लाइव उसका वीडियो होगा, कोई वहाँ पे रिकॉर्ड करके डाला हुआ होता है। ओके, तो ये आप डायग्राम इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। अब इसमें after the resonant column specimen has been prepared and consolidated, cyclic loading is begun. The loading frequency is initially set at a low value and is then gradually increased until the response reaches a maximum. The lowest frequency at which the response is locally maximized is the fundamental frequency of the specimen. The fundamental frequency is a function of the
low stiffness of the soil, the geometry of the specimen, the certain characteristic of the resonant column apparatus. Okay, the shear modulus can be related to the fundamental frequency by the following procedure. मतलब shear modulus हमें फाइंड करना है, तो consider a resonant column specimen of height h fixed against rotation of its base with polar moment of inertia j subjected to harmonic torsional loading from equation. अब कहीं और से इक्वेशन लाया हुआ है ना, 5.8 से है, तो वो इस बुक में है, आप लोग इस बुक को देख सकते हो, है ना। तो ये वाला इक्वेशन है टॉर्सन का इक्वेशन। आप टॉर्सन इक्वेशन आप लोग खुद से पढ़े हुए हो, है ना, तो वहाँ से देख लोगे आप लोग। बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्सन इक्वेशन पहले से ही जानते हो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि जे इक्वल टू जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पे जो बेस के अगेंस्ट है, वो चेंज हो जाता है आई अपॉन रो में चेंज हो जाता है ना। तो जिसमें क्या होता है, आई जो होता है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है ना। ये जो जे है ये आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं हम लोग, है ना। और ये आई अपन रो लिखा हुआ है, तो ये आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जो क्या है मास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, दिस टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू द इनर्शियल टॉर्क ऑफ द लोडिंग सिस्टम if the elements of the torsional loading system connected to the top of the specimen have a mass polar moment of inertia I naught. अब क्या है, अभी मैं डायग्राम में समझा दूंगी, अभी बस देख लो इसको, है ना, जब ड्रॉ करूँगी तो T इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला है ना। उसके बाद सॉरी, एज्यूमिंग दैट द रोटेट, फिर इसको डिराइव किया गया है ना। आप लोग को डेरिवेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम में, क्योंकि शॉर्ट नोट में रहेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो फार्मूले, है ना। तो फार्मूला लिखोगे डायरेक्ट तो ये आ जाएगा आपका, बार बार भाग जा रहा है। तो ये फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो देखिए, मतलब डायरेक्ट इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या आएगा, ये आपका वाइब्रेशन चैप्टर का है। वाइब्रेशन चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है ये वाले इक्वेशन, बट एक्स और वाई के फॉर्म में होगा वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसी को सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व करके ये वाला पार्ट आया है ना। सॉल्व करके ये वाला पार्ट आया है, ये है ना। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है आपको, है ना। ये याद करने के लिए है। उसके बाद आप अगर देखो तो ये वाला पार्ट याद रखना है आपको, है ना। जी इक्वल टू, क्योंकि शेयर मॉडुलस है, तो शेयर मॉडुलस कैसे, कौन सी फार्मूला होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नीचे जब आओगे आप, तो नीचे आपको ये वाला फार्मूला भी याद रखना है। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग दिया रहेगा, है ना, क्वेश्चन में अगर लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग दिया रहेगा तो आपको याद रखना है ये। और अगर ऐसे दिया हुआ है, यानी जो शेयर मॉडुलस है, शेयर का जनरल लोडिंग है, आपका जनरल लोडिंग होगा तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो जनरली क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी नहीं निकालना होता है, शेयर वेव वेलोसिटी निकालना होता है। तो शेयरिंग वाले कंडीशन में ये वाले हम फार्मूला, ये वाले हम यूज करेंगे। ओके, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका शेयर वेव वेलोसिटी है वीएस, तो यहाँ पे वीएल है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी होता है वो, है ना, तो वी एल इक्वल टू ई बाई रो होता है। ओके, तो अगर जो लोडिंग सिस्टम है, दैट इज आपका लोडिंग सिस्टम है, अगर मान लीजिए ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, लोडिंग सिस्टम वाज मासलेस, देन इक्वेशन जो होगा हमारा, इक्वेशन इस तरह से सॉल्व हो के आ जाएगा। और यही मेन इक्वेशन है कि आपको याद रखना है, और यही इसी पे न्यूमेरिकल दिया हुआ था लास्ट ईयर में, है ना, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो। ओके, और इस यहाँ तक लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में,
यानी इसको ज़रूर लिखना। और इसमें जो 1-2 पॉइंट लिखा हुआ है जो FN क्या है ना, उसको लिख देना। और उसके बाद ये सब पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। डेट इज़ ये वाली पॉइंट जो है आप लोग को ये वाली पॉइंट नहीं लिखना है। ओके, ये सब नहीं लिखना है आपको, है ना, सिर्फ आपको ये लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ तक लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप। अब नेक्स्ट में चल रही हूँ, अब क्वेश्चन पे चल रही हूँ। ओके, क्वेश्चन पे चल रही हूँ। तो जो अभी मैं समझा रही थी वहाँ पे कि मीन्स उसमें समझा रही थी कि ये आपका सिलिंड्रिकल होता है जो वहाँ पे आप देख रहे थे डायग्राम में। और यहाँ पे आपका लोडिंग कंडीशन है ना, ये आपकी लोडिंग कंडीशन है। तो इसका क्या होगा, ये लोडिंग कंडीशन ऊपर से होगा, ये आपका सॉइल का स्पेसिमेन होगा, सॉइल कॉलम बोल सकते हो आप, सॉइल कॉलम। और ये आपका है मास m, है ना। और ये मास है, इसका मतलब इसका क्या होगा, मास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग I0 से डिनोट कर रहे हैं। जो ये डायग्राम आप बना सकते हो वहाँ पे, है ना। ये इस बुक में क्रेमर वाली में बनी नहीं थी, बट मैंने बना दी है। तो यहाँ पे निकलेगा मास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ये आपका I होगा, है ना। एग्जाम में नहीं आएगा इतना ज़्यादा, क्योंकि I निकालने में भी टाइम लगेगा, I0 निकालने में भी टाइम लगेगा, है ना। बहुत सारे चीज़ चेंज करने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो है ना, वो डायरेक्ट क्या करेगा, द लोडिंग सिस्टम यानी वो जब आप डिराइव करोगे तो आपका आएगा I/I0 इक्वल टू ω/NH बाई VS शियर वेव वेलोसिटी और 10 ω/NH बाई VS, है ना। ये फार्मूला आएगा आपका, जब आप डिराइव करोगे तो ये वाला फार्मूला आएगा। अब व्हेन द लोडिंग सिस्टम मीन्स ये वाला पोर्शन लोडिंग सिस्टम हो गया। लोडिंग सिस्टम इज मासलेस, दैट इज इसकी कोई मास है ही नहीं। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो इक्वेशन है आपका A नंबर इक्वेशन, तो ये आपका बन जाएगा क्या, I0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब I0 यहाँ पे 0 होगा तो ये क्या होगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो VS इक्वल टू आपका हो जाएगा 2ω/NH बाई पाई, है ना। यानी π/2, दैट इज ये 0, ये हो जाएगा आपका इन्फाइनाइट। और ये इधर आएगा तो ये 0 और 10 इनवर्स इन्फाइनाइट इक्वल टू π/2, है ना। देखो ये आपका इन्फाइनाइट है और ये आपका ω/NH बाई VS और 10 और ω/NH बाई VS, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये इधर आएगा तो फिर से इन्फाइनाइट हो गया, है ना। 10 ω/NH बाई VS और ये कितना होता है, ये आपको 10 π/2 10 ω/NH बाई VS, है ना। वहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से हम VS अगर लिखें तो क्या होगा, 2ω/NH बाई पाई, है ना। और H क्या है यहाँ पे, H आपका हो सकता है लिखा रहेगा आपका लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, या कहीं कहीं पे लिखा रहेगा हाइट ऑफ स्पेसिमेन, क्योंकि ये लेंथ भी है हाइट भी है ना। कहीं कहीं पे हाइट लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हाइट ऑफ स्पेसिमेन और लेंथ ऑफ स्पेसिमेन। ओके, तो और उसके बाद ω/n है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। बस 2 ही टर्म है यहाँ पे 2 टर्म है, और 2 टर्म से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो एक क्वेश्चन है, आप लोग का क्वेश्चन है, बुक में है क्वेश्चन, नो बुक में नहीं, आप लोग के पेपर में क्वेश्चन है। ये पेपर कहाँ है,
पेपर में ओपन करती हूँ। ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, ये 5 का ए है ना। अ सॉइल स्पेसिमेन वाज टेस्टेड इन अ रेजोनेंट कॉलम डिवाइस, टॉर्शनल वाइब्रेशन, फिक्स्ड फ्री कंडीशन। फिक्स्ड फ्री है, वहाँ पे फोर्स्ड वाइब्रेशन का जो है वो अलग से बनेगा और जो फ्री वाइब्रेशन है उसका अलग होगा। बस ये फिक्स्ड फ्री है, फ्री वाइब्रेशन है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ shear modulus, given a specimen length of 90 mm, diameter 35 mm, mass of 160 gram and a frequency at a normal mode of vibration n equal to 1 of 800 cycle per second, determine the shear modulus of the specimen। ओके, ये आप लोग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका 5 का ए है ना, प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो, है ना, तो नोट कर सकते हो थोड़ी देर पॉज करके। तो इस क्वेश्चन में आप जब सॉल्व करोगे तो आपका पहले वी एस निकलेगा। तो वी एस इक्वल टू आपका 2 ओमेगा एन एच बाई पाई। जब ओमेगा एन और पाई को जब चेंज करोगे ना तो 2 पाई नीचे होता है, ओमेगा एन बाई 2 पाई इक्वल टू होगा एफ एन। तो ऊपर एक और 2 हो जाएगा, यानी 2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 एफ एन एच है ना। डायरेक्ट एफ एन का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में शायद, है ना, देख लेना उसको क्या दिया है। डायरेक्ट एफ एन का वैल्यू है 8 साइकिल पर सेकेंड है। ओके, नो एफ एन नहीं है, ओमेगा एन दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में ओमेगा एन दिया हुआ है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा एन दिया हुआ है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा एन एच बाई पाई है ना। ओमेगा एन जो दिया हुआ है वो रखोगे, तो मैंने सॉल्व करी नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। जब वी एस निकल जाएगा आपका तो फिर आपको निकालना क्या है, shear modulus है ना। तो shear modulus का फार्मूला जो होता है G इक्वल टू रो वी एस का स्क्वायर है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो रो, अब रो निकालना है। अब देखो यहाँ पे रो नहीं पता है, तो रो इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉइल स्पेसिमेन है ना। डेंसिटी ऑफ सॉइल स्पेसिमेन है। अब सॉइल स्पेसिमेन यहाँ पे क्या है, उसका मास दिया हुआ है ना। मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास है और पर वॉल्यूम, यही तो होगा डेंसिटी है ना। तो ये आपका मास है 160 है ना, 160 आई थिंक 160 kg है, 160 ग्राम है ना, 160 ग्राम है। तो इसको आप kg में चेंज कर सकते हो है ना, क्योंकि ऐसा यूनिट कर लो इसको। फिर आपका ये होगा पाई बाई 4 और डी स्क्वायर एच है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ वैल्यू आएगा है ना। अभी इसको ग्राम में ही रहने दो है ना, ग्राम में रहने दो और इसको सेंटीमीटर में कर लो। दैट इज डी को सेंटीमीटर में और एच को भी सेंटीमीटर में है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो ये ग्राम पर सीसी, फिर बाद में चेंज कर लेना। ओके, तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत, वो आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप लोग को जैसे भी सॉल्व करना है। तो अब क्या आएगा, जी रो वी एस स्क्वायर है ना। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में पूछे गए है ना। अब आप लोग को यहाँ पे पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, शायद कन्फ्यूजन होगा कुछ लोगों को है ना। तो ये आपका सिलिंड्रिकल जो स्पेसिमेन है वो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है। लेंथ ऑफ स्पेसिमेन दैट इज एच, और आपकी डायमीटर दी हुई है डी है ना। अब आई नॉट और आई अगर एग्जाम में मान लीजिए आ गया है ना, तो ऐसे जो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई थिंक एम डी स्क्वायर बाई 8 होता है सिलिंड्रिकल का है ना, सिलिंड्रिकल का है ना। स्पेसिमेन का आपका ये होगा। और आई नॉट में मुझे कन्फ्यूजन है, शायद एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है मे बी, इसमें कन्फ्यूजन है ना, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं करी, इसको बताई नहीं। ओके, तो इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है
यानी रेजोनेंट कॉलम एपरेटस पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मीटर हाई स्पेसिमेन ऑफ सॉफ्ट सिल्ट क्ले with a unit weight of 105 pound per feet cube is। अब यहाँ पे इसको बुक में, क्रैमर की बुक में फुट और पाउंड में लेता है, तो वही था। तो मेरे पास कैलकुलेटर थी नहीं तो मैंने चेंज नहीं करी। आप लोग को समझ लो, यानी वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है, आप लोग अगर ऐसा यूनिट में होगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना, क्योंकि ऐसा यूनिट में आएगा। इंडिया में जनरली ऐसा यूनिट में क्वेश्चन आते हैं। I/I0 = 0.4 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। वो भी कहाँ से आया है, फ्रॉम द एक कर्व होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। जब हम टेस्ट करते हैं तो कर्व जनरेट होता है ना, तो उसी कर्व के रिस्पॉन्स कर्व से ये वाला जो रेशियो है ये आता है ना। इसलिए हम मैंने जब मैंने लैब करी थी रेजोनेंट कॉलम एपरेटस की, तो वहाँ पे यूज नहीं हुआ था कि I = क्या है, जो md²/8 और ये यूज ही नहीं हुई थी, क्योंकि वो डायरेक्ट आ गया था। वो कंप्यूटर में फीड होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ से डायरेक्ट आ जाता है ना। तो शायद आप लोग को एग्जाम में दिया रहेगा I/I0, है ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन शियर मॉडुलस, है ना। शियर मॉडुलस इसकी फाइंड करनी है। तो शियर मॉडुलस फाइंड करने के लिए पहले तो यहाँ पे एक ग्राफ दी हुई है। ग्राफ कुछ इस तरह से दी हुई है ना, ये वाली ग्राफ दी हुई है। इसकी 41 हर्ज दी हुई है। इधर ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इधर फ्रीक्वेंसी है, और इधर आपकी एक्सेलेरोमीटर, जो एक्सेलेरोमीटर लगे होते हैं वहाँ पे, उसकी आउटपुट होती है। एक्सेलेरोमीटर की आउटपुट है ना, ये दोनों के बीच में ग्राफ बनता है ना। फिर तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ तो मासलेस दिया हुआ था, यहाँ पे मासलेस नहीं है। यहाँ पे क्योंकि I/I0 का वैल्यू दी हुई है, तो इसमें क्या है, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरोमीटर आउटपुट occurs at the fundamental frequency of the specimen determined ग्राफिकली, है ना। जो ये छोटी सी ग्राफ दी हुई है, उसी ग्राफ से हमें लेना है किसकी वैल्यू, Fn की वैल्यू। तो Fn की वैल्यू क्या है, यानी मैक्सिमम जो दिख रही है आपको 41 हर्ज, है ना। तो क्योंकि दिया नहीं है आपको, डायग्राम अगर नहीं दिया रहेगा तो आपका वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में। ओके, वी नो दैट, नहीं भी जानते हो तो भी लिखो वी नो दैट, है ना। वी नो दैट फ्रॉम रेजोनेंट कॉलम टेस्ट इक्वेशन, है ना। उस टेस्ट में जो इक्वेशन ड्रॉ करी थी हमने कि I/I0, है ना, = ω/n h/Vs 10 ω/n h/Vs, है ना, ये फार्मूला था। अब इस क्वेश्चन में आपका I/I0 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, और यहाँ पे है आपका ω/n h/Vs और 10 और ω/n h/Vs, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास कोई इक्वेशन है x 10x = समथिंग, है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ता है।
यानी पुट करके देखना होता है। पहले 1 पुट करो, 0.5 पुट करो, 1.5 पुट करो, है ना। तो पुट करके वैल्यू देखोगे तो x इक्वल टू मान लो हमने 0.5 पुट किया, फिर देखा जो ये 0.4 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो शायद नहीं आएगा इसमें। फिर आपने क्या किया, x इक्वल टू 1 पुट किया, है ना। 1 पुट करने के बाद मतलब वो वेरिएशन देखेंगे किस तरह से वेरिएशन आ रहा है। और एक तो आपको बाइसेक्शन मेथड होता है, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना। अब मैं मैथ पढ़ाने तो नहीं बैठूँगी, न्यूटन रैप्सन मेथड आप लोग को हो भी नहीं पाएगा। आप इसको अगर कैलकुलेटर में रखोगे ना डायरेक्ट, तो भी आपका x का वैल्यू आ सकता है ना। 100 ms वाले में तो नहीं आता है, एक और जो नए वर्जन जो आते हैं उसमें आता है, सिंपल वाली कैलकुलेटर में नहीं आ पाएगा, बट जो एडवांस वर्जन का कैलकुलेटर है उसमें रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो आप लोग वहीं से करना है, क्योंकि ये मेथड यूज करोगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हम फंक्शन मानना पड़ेगा। आप फंक्शन मानोगे इसको x 10x और -0.4, है ना। फिर यहाँ से रूट निकालोगे, होता है ना बाइसेक्शन मेथड में आप रूट निकालते हो ना, तो रूट मेथड से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद ये व्हेन x इक्वल टू 0.593 रखा गया तो ये सेटिस्फाई कर गया, है ना। दैट इज ω/NH/VS इक्वल टू 0.593, है ना। तो यहाँ से आपका ये आ गया, ये सॉल्व होके ये आया वैल्यू। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, VS, तो ω/NH/0.593 इज इक्वल्स टू ω/N को चेंज कर लो, FN 2π/FN, है ना, और इंटू H 0.593 2π, क्योंकि FN की वैल्यू दी हुई थी 41 × 0.5, है ना, 0.593, और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 212 और फीट पर सेकेंड, है ना। तो ये आपकी VS आ गई। अब आपको निकालना क्या, शियर मॉडुलस, है ना, शियर मॉडुलस निकालना है। तो शियर मॉडुलस क्या है, G इक्वल टू आपका है ρVS², है ना। तो यहाँ पे रो की वैल्यू दी हुई है LB/फीट क्यूब दी हुई है ना। तो इसको 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड किया गया, है ना, और इंटू VS हो जाएगा आपका 212 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये डेंसिटी है, बट ये जो पार्ट है ना, ये जो पाउंड लिखा होता है ना, आपका वेट ही होता है ना। क्योंकि आप वेट रो इंटू जी करते हो तो वेट आता है ना। रो करोगे तो आपको W/G करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है, ये G है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 32.2 फीट पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड में सेकेंड स्क्वायर में ये आता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 146,557 और पाउंड पर फीट स्क्वायर, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, है ना। ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट लेंदी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये, उसके बाद असाइक्लिक ट्राइक्सियल टेस्ट ऑन a saturated clay specimen produces the stress strain loop as shown in figure. Determine second modulus and damping ratio। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। और कुछ इस तरह से डायग्राम बना हुआ है,
आप क्रेमर के बुक में देख सकते हो, ये क्रेमर के बुक का ही क्वेश्चन है, वहाँ पे डायग्राम बना हुआ होगा। तो ये कुछ इस तरह से हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं ना, हिस्टेरिसिस लूप बनी हुई है ना। इसमें आपको यानी थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है ये, है ना। इसका बीच का ये पोर्शन होता है, ये आपका ट्रायंगल का पार्ट होता है, ये ट्रायंगल होता है ना। बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको स्केल ले जाना, स्केल से आपको मेजर करके फिर लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये जब ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको स्केल से देखना पड़ेगा। ये 1.4 है, ये आपका परसेंटेज में है स्ट्रेंथ, और इधर आपका स्ट्रेस है जो सिग्मा DC बोलते हैं, डेविएटेड स्ट्रेस है ना, डेविएटेड स्ट्रेस। और ये आपका KPA में है ना। ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल है, ये थीटा, यही थीटा क्या है आपका E सेकेंड, यानी सेकेंड मॉडुलस यही होता है ना। ये आपकी एक्सियल स्ट्रेन है। और ये जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपकी 236 है। वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में 200 तक दिया हुआ है, और इधर आपकी 1 दी हुई है ना। इधर 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट दी हुई होगी, इधर आपकी 2 दी हुई होगी, तो इसकी मैक्सिमम 1.4 पे होगी, और इधर इसकी मैक्सिमम 236 पे, दैट इज ये 236 है ना। ये आपकी 200 है ना। कुछ इस तरह से बना हुआ है डायग्राम, है ना। बस समझ लो क्या करना है, इसमें प्रोसेस क्या है। तो ई सेकेंड का जो वैल्यू होगा, ई सेकेंड जो निकलेगा वो क्या होगा, ये एंगल चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ये वाला वैल्यू है 1.4, और सॉरी ये वाली वैल्यू है 1.4, और ये वाली वैल्यू है आपकी 236, है ना। तो ये थीटा क्या होगी, यानी थीटा इक्वल टू कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है, तो थीटा इक्वल टू 10 थीटा, है ना। मतलब वेरी स्मॉल होता है, तो थीटा इक्वल टू 10 थीटा लिखते। तो ये क्या हो जाएगा आपका 236/1.4% में, और ये आपका KPA में। तो ये यही हो जाएगा आपका सेकेंड मॉडुलस KPA में, और ये आपका 1.4%। तो ये सॉल्व होके आएगा, 1.4% को चेंज करोगे तो आएगा 0.014, और ये सॉल्व होके आएगा 857 KPA, है ना। अब डैम्पिंग रेशियो पूछ रहा है, तो डैम्पिंग रेशियो जब हिस्टेरिसिस लूप पूछता है ना, दिया होता है, तो फिर डैम्पिंग रेशियो अलग हो जाता है। डैम्पिंग रेशियो आपका 1/4 पाई एरिया ऑफ, यहाँ पे आपको स्केल की रिक्वायरमेंट होगी जब एरिया निकालोगे हिस्टेरिसिस लूप का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिस्टेरिसिस लूप को आप इलिप्स मान के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नहीं दिया रहेगा कुछ तो आप इलिप्स मान लोगे, इलिप्स का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है। तो इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप लोग के पास गैप होगा, टाइम होगा, तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके देख सकते हो, नहीं तो आप लोग बस देख लेना ये किस तरह से सॉल्व होता है, आप कुछ भी करके वहाँ पे सॉल्व करना, है ना। तो ये आपका जाय निकलेगा। उसके बाद G सेकेंड निकालना होगा अगर, क्योंकि इसमें सेकेंड मॉडुलस पूछ रहा है, लेकिन इलास्टिक मॉडुलस है कि कौन सा मॉडुलस से नहीं लिखा है। तो जनरली सेकेंड मॉडुलस पूछा है तो आपका शियर मॉडुलस ही होता है। तो इसका फार्मूला होगा आपका E सेकेंड अपॉन 2 और 1 प्लस न्यू, और ये पढ़ा हुआ है आप लोग का, है ना। 2G 1 प्लस म्यू इक्वल टू E, है ना। बेसिक सोम का पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना, सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट है। तो ये आपका 18757 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5। देखो यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो दिया नहीं है ना। जब नहीं दिया रहे क्वेश्चन में पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो हमें मानना है। क्वेश्चन में अगर ना दिया रहे तो पॉइजन्स रेशियो लेना है 0.5, है ना। लेट इफ नॉट गिवन, है ना। अगर ना गिवन हो तो आप आंख बंद करके, मतलब आँख खोल के 0.5 एज्यूम कर लो, ओके। तो ये था, एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का B, आई थिंक कल मैं सेंड करूँगी, है ना।
बता दूंगी अगर सेंड कर पाऊंगी तो, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है वीडियो बनाने के लिए। ओके, कोशिश कर रही हूँ मैं वीडियो बना के, और कोशिश कर रही हूँ आप लोग को हेल्प करूँ, बट बहुत सारे लेक्चर है अब लेना पड़ता है मुझे। ओके, थैंक यू।